ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब वो खबरें जिन पर रहने वाली है आज दिन भर आपकी नजर। इन खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनीष। मनीष, स्वागत है आपका। नमस्कार। जीएसटी बिल पास हो गया जी, आखिरकार एक बहुप्रतीक्षित बिल जिस पर सभी की निगाहें जमी थी पिछले 8 साल से। जो यूपीए के ज़माने में जो कवायद शुरू हुई थी जीएसटी को लेकर के, तमाम गतिरोध और तमाम मतभेदों के बावजूद राज्य और केंद्र एक साथ आए और लोकसभा में आखिरकार पास हो गया। एक लंबी चर्चा चली, करीब 8-9 घंटे की ये चर्चा रही और जिस तरह से विपक्ष की ओर से तमाम सवाल उठाए गए, तमाम आलोचनाएं की गई और अरुण जेटली ने उन सबका तमाम इसमें बड़ा एक दिलचस्प बात है कि ये बिल तो कांग्रेस ही लेकर आई थी। जी जी। अब कांग्रेस इस बिल की आलोचना कर रही है और उन्होंने कहा है, कल कांग्रेसी नेता वीरप्पा मोइली ने लोकसभा में इसे कंफ्यूजन से भरा हुआ बिल बताया। यानी इसमें जो अमेंडमेंट्स किए हैं उन पे कांग्रेस को भारी सख्त ऐतराज है। सख्त ऐतराज है और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे, सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सभी कांग्रेस की बड़ी एक जो दिग्गज नेता हैं सभी वहां पे थे। लेकिन वीरप्पा मोइली ने कमान संभाली काउंटर करने के लिए। अरुण जेटली ने पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से जवाब भी दिया उन सभी चीजों का। लेकिन कांग्रेस ने सदन के भीतर और बाहर इसे खोखला बताया। और वहीं अगर बात, हालांकि कुछ रचनात्मक बहस भी हुई अभिषेक, अगर ओडिशा के एक भर्तरी महताब जो सांसद हैं उन्होंने काफी कंस्ट्रक्टिव आलोचना भी की। जिस तरह से बताया गया कि सरकार ने जिस तरह से अपेक्षाएं बहुत बढ़ा दी हैं कि एक बहुत क्रांतिकारी कदम होने वाला है, अरुण जेटली ने जैसे बताया, तो उन्होंने बताया कि लोगों की आपने इतनी अपेक्षाएं बढ़ा दी हैं कि अब बहुत सब चीजें सस्ती होने वाली हैं, सारे टैक्सेस खत्म हो जाएंगे। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने हालांकि पर्सपेक्टिव में काफी अच्छा पर्सपेक्टिव रखा जनता के सामने कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सारे टैक्सेस खत्म होकर क्लैरिटी आ जाएगी, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा टैक्सेस का। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर जनता को जैसा सरकार द्वारा बताया जा रहा है, हालांकि नरेंद्र मोदी ने भी, प्रधानमंत्री ने भी बोला कि महंगाई नहीं बढ़ने देंगे। वो सही बात है कि कुछ चीजें घटेंगी, कुछ चीजें सस्ती भी होंगी, जो एक टैक्स की समानता होगी, एक समान संहिता। बीजेपी सांसद भरथरी ने इसे इल्यूशनरी और भ्रमात्मक बताया। जी, वो बीजेडी के सांसद हैं ओडिशा से, और उन्होंने ये बताया कि आप इल्यूजन क्रिएट ना करें। जो सरकार जिस तरह से लगातार बताई जा रही थी और एक क्योंकि जब भाजपा सरकार से बाहर थी, केंद्र से बाहर थी और राज्यों में थी, तो उनकी ओर से भी यही इसी तरह के आलोचनात्मक और रवैया रखा गया था। तो वही कांग्रेस भी अभी आलोचनात्मक रवैया रखी जा रही है। जिस तरह से राजनीति में होता है, जब पक्ष में होते हैं तो कुछ और सुर और जब विपक्ष में होते हैं तो कुछ और। हर एक पर यही है। तो जीएसटी के बारे में कुछ बताएं और जानकारियां हमारे हम दर्शकों को जुटा के लाए हैं। जी, दर्शकों को बताएं तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होगा। जिस तरह से आप लगातार कुछ चीज खरीदने से लेकर खाने पीने के सामान से लेकर आप कार खरीदते हैं तो तमाम अलग अलग तरह के आपको टैक्सेस चुकाने पड़ते हैं, मसलन एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स और वैट। अब इन सब से आपको मुक्ति मिलने वाली और एक सिंपल एक टैक्स रहेगा जो जीएसटी टैक्स होगा, पूरे देश भर में वो लागू होगा। और इनकी कीमतें जिस तरह से अलग अलग होती थी, आप अगर कोई कार हरियाणा में खरीदते तो उसकी कीमत कम होती थी, राजस्थान में खरीदते तो महंगी होती थी। अब लेकिन इस सिंप्लीफिकेशन के बाद कीमतें एक हो जाएंगी। खाने पीने की चीजों पर बताया जा रहा है कि इन्होंने जो टैक्स स्लैब्स रखे हैं, अभिषेक, अलग अलग वित्त मंत्री ने बताया, 0 टैक्स स्लैब एक रेट है, उसमें खाने पीने की चीजें आएंगी। मतलब आपका रेस्टोरेंट जाना और थोड़ा खाने, जानकारी दे दें। जी, अल्कोहल यानी शराब इस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया, उसको बाहर। इस पर थोड़ा सा एक सरकार ने बताया भी, अरुण जेटली ने भी, कि जो सिन प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ माने जाते हैं, टोबैको, अल्कोहल वगैरह, उनको इसके दायरे से बाहर रखा गया है इन सब चीजों के बारे में। और इसके 3 अंग होंगे, केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। जी, इसको जरा समझाओ। इसमें है कि केंद्र अपना ये एक संघीय ढांचे को एक पेश करता हुआ एक बिल है अपने आप में, एक लोकतंत्रात्मक प्रणाली का भी एक बड़ा परिचायक रहा है ये बिल। अभी तक केंद्र और राज्य अपने अपना कर ढांचे से कर वसूलते थे, लेकिन अब जो होगा वो एक समान टैक्स होगा, उसी से केंद्र होगा, उसी से राज्य लिया जाए, राज्य का टैक्सेस होंगे। लेकिन जो इस दौरान 5 साल के दौरान अगर राज्यों को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र ने बताया कि हम उसकी भरपाई बखूबी करेंगे। कहा जा रहा है कि इसका ढांचा जो है, मतलब टैक्स जो सिस्टम होगा ये बड़ा पारदर्शी होगा। जी, कैसे होगा ये थोड़ा समझाओ। ये बताएं दर्शकों को कि इसमें जिस तरह से अभी पहले भी हमने जिक्र किया कि जिस तरह से आप एक उत्पाद अगर किसी एक स्टेट में बनता है और दूसरे स्टेट की सीमा में प्रवेश करता है, तो उस वक्त पे जो चार्जेस और टैक्सेस लगते हैं, जो एक्साइज लगता है या फिर जो इंटर बॉर्डर जो टैक्सेस लगते हैं आपके एक राज्य से दूसरे राज्य में आने पर, वो सब सिंप्लीफिकेशन होकर के अब सिर्फ एक जीएसटी टैक्स रहेगा। उससे बताया जा रहा है कि करीब 25% तक सामानों की कीमतें कम हो जाएंगी, लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलेगा और एक क्लैरिटी रहेगी कि सिर्फ आपको एक टैक्स चुकाना है। जिस तरह से मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं, मैं एक सुधार करूंगा जी, कि 25% नहीं,
30-35% यदि टैक्स के रूप में चुकाना पड़ रहा है तो 20-25% पर आ जाएगा, यानी 10% तक का फायदा कम हो जाएगा कंज्यूमर को मिल सकता है। जी, जाहिर तौर पर एक सुधार था। जी। और इसी तरह से कंपनियां, जो छोटी कंपनियां, खासतौर पे बताया जा रहा है छोटे व्यापारियों को काफी लाभ होगा। और राजस्थान जैसे स्टेट्स के लिए जहां एमएसएमईज, जो मिडिल और स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, उन व्यापारियों को बहुत फायदा होगा। वे अच्छा अपनी कम कीमत पे सामान बना पाएंगे और बेच पाएंगे, जिससे सीधा ग्राहकों को भी फायदा होगा। सवाल है यहाँ जी कि जो छोटे व्यापारी हैं जी, उन्हें मानसिक रूप से या शैक्षणिक रूप से इस जीएसटी के बारे में सरकार ने समझाइश प्रोग्राम चलाया है? जी, इस तरह की कवायद अब शुरू हो जानी चाहिए थी, जो अभी तक हो जानी चाहिए थी। हालांकि काफी जीएसटी काउंसिल जो बनी थी, काफी फीडबैक ली गया स्टेट से, राज्यों ने भी फीडबैक लिया सभी व्यापारियों से। लेकिन ये सही आपने पॉइंट आउट किया है कि जिस तरह से हमारे हाशिए पर जो बिजनेसेस हैं, एमएसएमईज जो हैं, जो छोटे हथकरघा उद्योग हैं, जिस तरह से छोटे उद्योग हैं, उनको कितनी समझाइश इसके बारे में बढ़ाए, उनको कितना समझाना पड़े उनको। क्योंकि मैंने कुछ छोटे व्यापारियों से जब भी मैं पूछता हूँ कि जीएसटी आ रहा है, आपको कुछ पता है, तो वो सिर को हिला देते हैं, ना वो हाँ कहते हैं ना कहते हैं। यानी जाहिर तौर पे ये जिस तरह के बड़े कानून हमारे यहाँ पास होते हैं, वो जो हाशिए पर लोग हैं, जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, छोटे कारोबारी, उनको बहुत ज्यादा इनकी नॉलेज भी नहीं होती है और उनको उस प्रोसेस में शामिल भी नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन अब एक और खबर जी, भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं जी, इसको परिभाषित करो। 100 में से 30 टॉप दुनिया के 100 जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं, उसमें से 30 भारत के गिने जाते हैं। और इसी को लेकर के अब इस चीज को, इस जो चुनौती बनी हुई थी लगातार, जिस तरह से मुंबई, दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हों, चाहे राजस्थान के सिटीज हों, वायु प्रदूषण अभिषेक एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। दर्शक भी इसको भली भांति जानते हैं। आप चाहे किसी भी मौसम में हो, धुआं का कोहरे की चादर। सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हुआ है इसको लेकर, वाहनों से निकलने वाले धुएं पर। जी, BS3 के जो वाहन थे, भारत स्टेज 3 के जो वाहन थे, जिनसे लगातार प्रदूषण बढ़ते जा रहा था, जिस तरह से आम दर्शक रूबरू होते होंगे जब भी आप सड़कों पर निकलते होंगे, जो धुआं करके धुआं निकलता है हर एक वाहन से, खासतौर पर डीजल वाहनों से, उससे बड़ा वायु प्रदूषण बढ़ा है देश में और स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी समस्या खड़ी हुई है। ये कंसर्न दुनिया भर में उठाया जाता रहा है, WHO से लेकर UN तक। हमारे शहरों की आलोचना भी होती रही है। उसे लेकर के 2014 में जनवरी में नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया था कि अब आपको भारत स्टैंडर्ड स्टेज 3 से भारत स्टेज 4 के वाहन आपको बनाने होंगे कंपनियों को। लेकिन कंपनियों ने ढिलाई बढ़ती रही, क्योंकि जिस तरह से उनको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ना था या फिर एक नए स्टेज पर स्विच करना था, तो उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। और अप्रैल 2017 मतलब 1 अप्रैल 2017 से जो ड्यू डेट थी कि आपको स्टेज 4 के वाहन जो बेचने थे, लेकिन कंपनियां इसके लिए कतई तैयार नहीं थी और उनके वाहन अभी भी भारत स्टेज 3 के हैं। तो जो लोग वाहन खरीदने जा रहे हैं, तो उन्हें 1-2 दिन में कुछ वाहन सस्ते होने की जानकारी मिल सकती है और रुक जाना, क्योंकि अब भारत स्टेज 3 के वाहन नहीं मिलेंगे। हो सकता है शायद अवैध भी हो खरीदना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। हालांकि करीब 8.25 लाख वाहन ऐसे माने जा रहे हैं देश भर में, पैसेंजर टू व्हीलर्स, कि जो ऑलरेडी ये फैसला 1 अप्रैल से लागू होगा ना जी। 1 अप्रैल है, आज का दिन है और कल का दिन। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा सवाल है कि कंपनियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से कंपनियां का जो प्रोडक्ट बन चुके हैं, जिस तरह की गाड़ियां बन चुकी हैं, अगर देश भर का आंकड़ा देखें तो 8.25 लाख है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगा था डेटा, 8.25 लाख वाहन ऐसे जो बनकर तैयार खड़े हैं, भारत स्टेज 3 के। अब उनका क्या होगा, इस पर नजर रहेगी। और राजस्थान की बात करें अभिषेक, तो करीब 80,000 जो अगर आप फिगर बता पाएं जी, दुपहिया वाहन है जी, आप बता जी, इस तरह के वाहन अभी बन करके खड़े हैं, शोरूम में तैयार हैं वो, और भारत स्टेज 3 के हैं। तो अब इन सब वाहनों का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल इस फैसले के बाद बन गया है। क्योंकि 1 अप्रैल को 2 दिन बचे हैं, 48 घंटे के बाद। तो 2 दिन में कितने वाहन बेच लेंगी कंपनी? बेचनी वही कितना सस्ता कर लेंगी, सस्ता कर पाएंगे, क्योंकि सड़कों पर अब भारत स्टेज 4 के वाहन देखने को मिलेंगे अगले 2 दिन में। तो ये अब देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि अब ये चीज कैसे सॉर्ट आउट होती है, क्योंकि बड़ा इशू है। इस पे हम एक खास रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं दर्शकों को कि आखिर BS3 वाहन क्या थे और अब जो BS4 पर हम जा रहे हैं उसमें क्या तब्दीली होने जा रही है। तो आइए दिखाते हैं वो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने BS3 वाहनों की बिक्री पर रोक का फैसला सुनाते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जब कंपनियों को पता था कि 1 अप्रैल से BS4 लागू होना है, फिर भी वो टेक्नोलॉजी विकसित करने पर क्यों बैठे रहे? क्यों नहीं BS4 नॉर्म्स की गाड़ियां बनाई गईं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों की सेहत ऑटोमोबाइल कंपनियों के फायदे से ज्यादा जरूरी है। कोर्ट का फैसला उस याचिका पर आया है जिसमें 31 मार्च के बाद ऐसे वाहन बेचने पर लगी रोक को चुनौती दी गई थी। ऑटो कंपनियों के मुताबिक 8,20,000 से ज्यादा BS3 नॉर्म्स की गाड़ियां बिकने को तैयार खड़ी हैं, जिनमें करीब 6 लाख मोटरसाइकिल शामिल हैं।
स्टॉक में मौजूद BS3 वाहनों की अनुमानित कीमत 12,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में बजाज और डेमलर क्रेसलर कंपनियों ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और बाकी के याचिकाकर्ता ऑटोमोबाइल कंपनियों की याचिका का विरोध किया था। बजाज और डेमलर का यह कहना था कि हमने BS4 गाड़ियों की तकनीक और उत्पादन पर काफी निवेश किया है। ऐसे में इन कंपनियों को पुरानी नॉर्म्स की गाड़ियां बेचने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ऑटो कंपनियों को राहत देने का समर्थन किया था। सरकार ने दलील दी थी कि 1 अप्रैल के बाद BS3 वाहन के उत्पादन पर तो रोक है, लेकिन बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी BS3 प्रभावी होने के बावजूद BS2 गाड़ियों की बिक्री की इजाजत दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने सरकार की ये दलील नहीं मानी। अदालत ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़क पर आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में वन्य जीवों के शिकार की 2 दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं। मनीष, जी जैसलमेर में हरिणों का शिकार हुआ है। हरिणों का शिकार हुआ है, कोटा में मोरों का शिकार हुआ है। जिस तरह से दोनों बहुत अहम जानवर और पशु हैं हमारे लिए, पक्षी हैं, लेकिन सबसे बड़ी घटनाएं जिस तरह से लगातार हमारे पैंथर को लेकर के होती रही हैं या फिर वन्य जीवों को लेकर के होती रही हैं, उसी कड़ी में देखा जाना चाहिए हरिणों का जैसलमेर में जो बताया जा रहा है श्वानों ने शिकार किया है। और जो हमारे यहाँ हमेशा से वन प्रेमी रहे हैं, उन्होंने हालांकि उनको बचा तो नहीं पाए, लेकिन उनको सेंटर लेके गए प्राथमिक उपचार के लिए। लेकिन काफी बड़ी जो घटना यह है कि आखिर कब तक इस तरह से हरिणों का शिकार होता रहेगा। राजस्थान हमेशा से इसमें लाइमलाइट में रहा है, सलमान खान का मामला आज तक चले जा रहा है। तो जो हरिणों का जो हमारे एक धरोहर, इसमें जो विभाग हैं उनकी लापरवाही है। साफ तौर पे बजट भी आता है, पैसा भी आता है, और ऐसा भी नहीं कि लोग ना हो, उसमें स्टाफ भी है, मगर वो उतना संवेदनशीलता नहीं दिखाते जितनी उन विभागों को दिखानी चाहिए। जिस तरह से आप यकीन मानिए, जिस तरह से जंगली कुत्ते अगर हरिणों का शिकार कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को लेकर के भी और हमारे जानवरों के प्रति संवेदनशीलता। क्या है कि जानवर मुंह से बोल नहीं सकता, वो अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराए। जी, आपको उसे समझना होता है, और जिस वन्यजीव विभाग है और वो उसको उतना कम समझता है। कुछ अच्छे लोग हैं वहां, वो समझते हैं, कुछ अपनी नौकरी करते हैं। बहरहाल एक और खबर। जी, राजस्थान दिवस है आज। जी, क्या खबर है इसमें? आप राजस्थान दिवस है, हर 30 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं राजस्थान दिवस, और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। आपको बताएं कि जयपुर सहित प्रदेश भर में इस दिन रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तमाम धरोहरों पर, तमाम बड़े स्थानों पर इस दिन कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में आज बताएं, जयपुर में एल्बर्ट हॉल पर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होगा। अगर आप जहाँ कहीं और कवि सम्मेलन के शौकीन हैं तो आप अटेंड कर सकते हैं। इसमें कवि सम्मेलन में मशहूर कुमार विश्वास, जो अपने बताएं कि श्रृंगार रस के लिए काफी जाने जाते हैं और हास्य के लिए भी जाने जाते हैं। और वहीं संतोष आनंद, विनीत चौहान, पूनम वर्मा, सुदीप भोला, अनिल अग्रवंशी, पीके मस्त जैसे कविता पाठ करेंगे। और इसी की पूर्व संध्या पर हम आपको कुछ विजुअल्स दिखाएं तो एल्बर्ट हॉल पर काफी शानदार लाइटिंग की गई राजस्थान दिवस की पूर्व संध्या पर। दिखाते हैं वो जी, कुछ विजुअल्स। जी, मनीष, समय इजाजत नहीं दे रहा है, तो आप स्टूडियो में आए, आपका आभार। शुक्रिया। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दिखाएंगे आज का संवाद राजस्थान स्थापना दिवस पर।